And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about agricultural reforms, and this topic is important from our syllabus paper 4 agricultural issues point of view. So देखो, सबसे पहले इस आर्टिकल में समझते हैं अबाउट द रिसेंट रिफॉर्म्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो भारत सरकार मई मंथ में एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी जिसका नाम था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020. और इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से नाउ द फार्मर्स वेर अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स आउटसाइड देयर APMC मंडीज़. तो APMC क्या होती है, APMC मंडीज़ क्या होती है, मैंने डिटेल में अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस दैट आई डिड ऑन 20th मई डिस्कस कर चुका हूँ. 20 मई 2020 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में साफ साफ डिस्कस कर चुका हूँ APMC मंडीज़ के बारे में. यहाँ ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ. देखो, according to APMC laws brought by the state government, the farmers are mandated to sell their crops in the mandis established by the state government. तो हर एक तालुका में विलेज लेवल पे एक मंडी बनाई जाएगी और उस मंडी में ही जाकर के फार्मर अपना फूड क्रॉप बेच सकता है, द नोटिफाइड क्रॉप अकॉर्डिंग टू APMC एक्ट. और उस मंडी में बायर्स आएंगे और इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा आफ्टर नेगोशिएशन. तो ये APMC लॉ बनाया गया था बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ताकि फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. कि फार्मर्स से पहले होता क्या था, APMC लॉ से पहले कि ये बायर जाकर के बहुत सस्ते दामों पे फार्मर से फूड क्रॉप खरीद लेता था और फिर जाकर के उसको शहरों में महंगे दामों में बेचता था और काफ़ी सारा फ़ायदा ये मिडिल मैन कमा लेता था. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर ये APMC लॉ लाया गया और मंडीज़ बनाई गई कि जब मंडी में जाएगा फार्मर अपना फूड क्रॉप ले करके तो उसको रियल प्राइस का पता लगेगा. जब बाकी सारे फार्मर्स भी पहुंचेंगे और कई सारे बायर्स होंगे वहां पे तो एक प्रॉपर नेगोशिएशन होगा तो फार्मर को एक बेहतर रिटर्न मिल पाएगा. लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक फार्मर्स को बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाता है क्योंकि अब फार्मर्स इस कारण से एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं. उनको जाकर के अपने नियरेस्ट मंडी में ही अपना फूड क्रॉप बेचना है. तो अब फार्मर दूसरे स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपना फूड क्रॉप नहीं बेच सकते. तो फार्मर्स को पता होता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे स्टेट में उनको बेहतर प्राइस मिल रहा है उनके फूड क्रॉप पे, फिर भी उनको इस APMC लॉ के हिसाब से अपने नियरेस्ट मंडी में ही जाकर के अपना फूड क्रॉप बेचना होता था, वो भी सस्ते दामों पे. तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी. डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, आप जाकर के देख सकते हैं 20 मई 2020 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में द प्रॉब्लम्स ऑफ APMC मंडीज. लेकिन ब्रीफली आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे कि मंडी बनाया गया था कि फार्मर्स को बेहतर रिटर्न मिल सके, लेकिन मंडी के कारण फार्मर एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हो गए. अभी कैसा, इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से नाउ फार्मर्स आर अगेन अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट आइदर इन द नियरेस्ट मंडीज और दे कैन सेल इट इन अदर स्टेट एज वेल, दे कैन सेल इट इन अदर डिस्ट्रिक्ट एज वेल. जहाँ उसको बेहतर प्राइस मिलेगा वो वहाँ अब बेच सकता है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू ऑर्डिनेंस. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लाया भारत सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है रिगार्डिंग 1 लाख करोड़ फंड फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो 2 अगस्त को भी मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया था, या मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्पेशल फंड का इस्टेब्लिशमेंट किया है 1 लाख करोड़ का स्पेशल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड. और इस एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड की मदद से जो 1 लाख करोड़ की है, भारत सरकार सस्ते दामों पे लोन दिलवाएगी इंडिविजुअल्स को या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को या वो कोई भी एंटरप्रेनर जो रूरल एरियाज़ में जाकर के एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है तो उसको सस्ते दामों पे लोन दिया जाएगा. अगर कोई मान लो बेहतर थ्रेसिंग फैसिलिटी देना चाहता है या बेटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी देना चाहता है फूड क्रॉप्स का, तो उसको सस्ते दामों पे लोन दिया जाएगा अंडर दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड ऑफ ₹1 लाख करोड़. तो अब जरा देखते हैं कि इन दोनों स्टेप्स से फ़ायदा कैसे हो सकता है फार्मर को, हाउ दीज 2 स्टेप्स विल बेनिफिट फार्मर्स. तो पहले कैसा होता था कि इफ़ दिस इज़ द विलेज एंड वी हैव फार्मर, एंड अगर फार्मर कोई फूड क्रॉप उगाता है तो फार्मर
पहले उसको जाकर के अपने नियरेस्ट मंडी में ही उस फूड क्रॉप को बेचना होता था, और जब नियरेस्ट मंडी में वो जाकर के फूड क्रॉप को बेचता तो उसको सही प्राइस नहीं मिलता था। ही हैड टू सेल दिस फूड क्रॉप एट लेस प्राइस। जरा समझते हैं क्यों। देखो, जब सारे फार्मर्स एक बार में, हार्वेस्ट सीजन तो एक ही होता है, कटाई का सीज़न, तो मान लो नवंबर महीने में कटाई का सीज़न आएगा इस धान के खेत का, तो पैडी की कटाई के बाद सारे के सारे फार्मर्स मंडी में पहुंच जाते थे अपना अपना क्रॉप लेकर के बेचने के लिए। तो सारे के सारे फार्मर जब एक बार में मंडी पहुंच जाएंगे अपना अपना क्रॉप लेकर के बेचने के लिए, तो नेचुरली सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड रिलेटिवली कम होगा, एंड दैट विल लीड टू लेस प्राइस फॉर द फार्मर्स। तो फार्मर्स को अपने फूड क्रॉप के लिए सस्ता दाम मिलता था, क्योंकि सारे के सारे फार्मर्स एक साथ पहुंच जाते थे मंडी में आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। लेकिन अब क्या होगा? नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड? अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप किया भारत सरकार ने 1,00,000 करोड़ का। उसकी मदद से एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी एंटरप्रेनर है, मान लो कोई भी नया छोटा मोटा बिजनेसमैन है जो रूरल एरियाज़ का, वो इस फंड की मदद से सस्ते दामों पे लोन लेकर के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा। फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोर फैसिलिटी सेटअप करेगा गांव-गांव के एरिया में, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे खेती होती है। तो अब फार्मर के पास क्या ऑप्शन है? देखो, अब फार्मर जब भी उसके हार्वेस्ट सीजन आएगा, जब क्रॉप की कटाई होगी, हार्वेस्ट होगा, तो अब वो जा कर के अपना फूड क्रॉप इस कोल्ड स्टोर फैसिलिटी में स्टोर कर देगा, स्टोर करके रखेगा और बाद में बेचेगा एट हाइयर प्राइस। आपको पता है कि उसी टाइम में अगर वो मंडी में जाएगा तो उसको सस्ता दाम मिलेगा। उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, कि अभी अभी कटाई हुई और सारे फार्मर्स पहुंच गए, तो सबके सब स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इतने सारे सेलर्स हैं, तो जो दाम मिलता है उसमें वो बेच देते हैं। सो नाउ देयर विल बी नो डिस्ट्रेस सेल, बिकॉज नाउ फार्मर्स विल हैव ऑप्शन टू कीप देयर फूड क्रॉप इन द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, एंड द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी विल बी सेटअप विथ हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि फार्मर्स को अब फ़ायदा होगा, उनको डिस्ट्रेस सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि इस दोनों अरेंजमेंट से फार्मर्स को कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह का कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप कर देने से भी कोई फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। फार्मर्स अभी भी अपने क्रॉप्स को जाकर के मंडी में ही बेचेंगे। तो ज़रा समझते हैं क्यों, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि फार्मर्स कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को इस्तेमाल नहीं करेगा। फार्मर्स विल मोस्टली सेल देयर प्रोडक्ट इन मंडीज़। दो कारण बताए गए। पहला, तो एक क्रॉपिंग सीजन के बाद दूसरे क्रॉपिंग सीजन के लिए फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत होती है। सो जब तक फार्मर अपना पुराना क्रॉप बेचेगा नहीं, उसके हाथ में फ़ंड कैसे आएगा? और जब फंड नहीं आएगा तो वो अगले क्रॉपिंग सीजन के लिए सीड कहाँ से लाएगा, फर्टिलाइज़र कहाँ से लाएगा? सो द फार्मर नीड्स फंड टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन, एंड दैट इज़ वाई ही विल नॉट ट्राई टू कीप हीज फूड क्रॉप इन cold store, rather than he will sell it in the mandis, get some fund and then he will buy seeds and fertilizer for the next cropping season. उसके अलावा फार्मर्स को अर्जेंट फैमिली नीड्स रहती है हर वक्त, क्योंकि यू नो दैट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल इन आवर कंट्री। पुअर फार्मर्स 84% ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल इन आवर कंट्री। तो हमेशा उनको हाथ में पैसों की ज़रूरत होती है। दे आर ऑलवेज इन सम सॉर्ट ऑफ नीड ऑफ फंड। और वैसे हालत में यू डो नॉट एक्सपेक्ट फार्मर्स कि वो अपना फूड क्रॉप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में रखेंगे और 5-6 महीने इंतजार करेंगे और बाद में जब बेहतर प्राइस मिलेगा तब बेचेंगे। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट। फार्मर्स जैसे उनकी कटाई का सीजन आएगा वो हार्वेस्ट करेंगे एंड दे विल सेल इट टू द मंडीज इन ऑर्डर टू गेट सम फंड। तो अब जरा देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है। आर्टिकल ने कहा, जैसे कि पहले ही, कि सिर्फ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने से काम नहीं बनेगा, हमें कुछ और भी इनिशिएटिव्स लेने होंगे। तो आर्टिकल सजेस्ट 2 मोर इनिशिएटिव। पहला, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम फॉर लोन अवेलेबिलिटी टू फार्मर्स, एंड सेकेंड, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन स्ट्रेंथनिंग फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। तो ये दोनों जो सजेशंस हैं उनको समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखो, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम, इसको समझते हैं। तो अब जब फार्मर अपना फूड क्रॉप जा कर के कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर करे, तो उसके बदले में फार्मर को एक रिसीट दिया जाए कि फार्मर ने 100 किलोग्राम या 50 किलोग्राम या 200 किलोग्राम अपना अनाज इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में ला करके रखा हुआ है, और उस रिसीट के बदले फार्मर को लोन मिलना चाहिए बैंक से। तो ये रिसीट दिखा करके फार्मर जाए बैंक में और वहाँ से लोन ले ले।
तो इससे होगा क्या कि फार्मर अपना फूड क्रॉप इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में भी रख देगा और उसको उस टाइम में ही फंड भी मिल जाएगा कुछ बैंक से। सस्ते दामों पे लोन मिलना चाहिए फार्मर्स को, वैसे भी सब्सिडाइज रेट पे लोन मिलता है। तो अगेंस्ट दिस रिसीट, जो कि रिसीट उसको मिलना चाहिए फ्रॉम दिस कोल्ड स्टोरेज कि उसने 100 किलोग्राम या 200 किलोग्राम का अनाज यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरीके से जैसे हम कोलैटरल रखते हैं बैंक के सामने लोन लेने से पहले, मान लो कोई लोन लेना हो तो आप कुछ ना कुछ तो पेपर्स रखते हैं ना बैंक के सामने, वैसे ही फार्मर्स के पास ये रिसीट होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम, जिसको रख करके वो बैंक से लोन ले सके। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि फार्मर को डिस्ट्रेस सेल करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसका जो फूड क्रॉप है वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में पड़ा रहेगा और उसी टाइम में फार्मर के हाथ में फंड भी आ जाएगा अगेंस्ट दिस फूड क्रॉप, और जब उसको बेहतर रिटर्न मिलेगा तब जाकर के वो मार्केट में अपने इस फूड क्रॉप को बेच देगा। तो इस तरीके से फार्मर को फ़ायदा हो सकता है। जस्ट बाय सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि फार्मर जाकर के अपना फूड क्रॉप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में रखेगा और वो मार्केट में सेल नहीं करेगा, क्योंकि फार्मर को फंड की ज़रूरत होती है। एंड इन दिस केस फार्मर विल गेट फंड फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट दिस रिसीट नोन एज नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, देखो कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम। इट विल अवॉइड डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर्स, इट विल इनकरेज साइंटिफिक वेयर हाउसिंग ऑफ द गुड्स। तो जो भी फार्मर का जो भी फूड क्रॉप है वो साइंटिफिक तरीके से स्टोर होकर के रहेगा। एंड इट विल इंश्योर दैट फार्मर गेट्स हायर रिटर्न ऑन देयर फूड क्रॉप। तो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर उस पर उसको बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। अब जरा देखते हैं कि जो दूसरा सजेशन था इस आर्टिकल का रिगार्डिंग फॉरवर्ड मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, वो क्या है। तो देखो, मान लो आज है तारीख 17 अगस्त, ऑफ कोर्स आज 17 अगस्त ही है तारीख, और इसमें आज के दिन अभी इस फार्मर को पता है कि इसने जो अभी खेती की है, जो अभी सीड्स लगाए हैं, इसकी हार्वेस्टिंग होगी अक्टूबर महीने के अंत में जाकर के, मतलब 1 नवंबर तक इसके पास फूड क्रॉप होगा बेचने के लिए। तो ये फार्मर क्या कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉरवर्ड मार्केट, ये फार्मर किसी भी बायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है फ्यूचर डेट में। इसीलिए इसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट, क्योंकि फ्यूचर डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल आज 17 अगस्त है, लेकिन ये फ्यूचर डेट में मान लो 1 नवंबर के डेट में ये अग्रीमेंट साइन कर लिया कि मैं आपको 100 किलोग्राम या 50 किलोग्राम वीट बेचूंगा, जो भी इसका फूड प्रोड्यूस होने वाला है अंदाजन से मैं आपको इतना फूड प्रोड्यूस बेचूंगा 1 नवंबर को, और पहले ही रेट फिक्स हो जाएगा कि 50 रुपये पर किलोग्राम या 60 रुपये पर किलोग्राम, नेगोशिएशन के बेसिस पे रेट फिक्स हो जाएगा। सो इस तरीके से फॉरवर्ड मार्केट एग्रीकल्चर सेक्टर में लाना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि फार्मर को वापस से जाकर के मंडी में अपना फूड क्रॉप नहीं बेचना होगा। अब जब 1 नवंबर को ये कटाई होगी, हार्वेस्ट होगा, उसके बाद फार्मर ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है इस बायर के साथ और अच्छे खासे रेट पे उसने नेगोशिएट करके प्राइस सेट कर लिया है, तो उस पर वो अपना फूड क्रॉप बेच देगा रादर देन गोइंग टू द मंडीज एंड सेलिंग इट एट अ डिस्ट्रेस रेट। तो मंडीज का प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे के सारे फार्मर्स पहुँच जाते हैं अपना फूड क्रॉप लेकर के और इस कारण से उनको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है और सस्ता दाम मिलता है। लेकिन इस तरह के फॉरवर्ड मार्केट इन एग्रीकल्चर से जब पहले ही ये फार्मर आराम से ठंडे दिमाग से प्लान करके और एग्रीमेंट साइन कर लेगा फॉरवर्ड मार्केट में, तो उसको बेहतर रिटर्न मिलेगा उसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है कि अपार्ट फ्रॉम दीज 2 इनिशिएटिव्स जो भारत सरकार ने लिए हैं, ऑर्डिनेंस लाई है भारत सरकार ताकि इसकी मदद से हमारे फार्मर्स जिसको मर्जी आए उसको अपना फूड क्रॉप बेच सकें। और दूसरा इनिशिएटिव लेकर के आई है भारत सरकार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड, जिसके हिसाब से 1 लाख करोड़ तक का फंड दिया जाएगा, जिससे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। इस आर्टिकल में बोला गया कि इन दोनों के अलावा हमें 2 स्टेप्स और लाने हैं, तो आप इन दोनों स्टेप्स को याद कर लो और अगर कभी एग्जाम में मेंस में सवाल आ जाए तो इसको आप सजेशंस की तरह लिख सकते हो। फर्स्ट सजेशन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम एंड सेकेंड फॉरवर्ड मार्केट इन एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड मार्केट इन एग्रीकल्चर हमारे देश में इसका कॉन्सेप्ट है, नहीं है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में अभी तक। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। The next article is taken from national segment. It is about cloudburst may have set off Idukki landslide according to the officials. So this topic is important from our syllabus paper 2 important natural phenomena. देखो इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या लिखा है पहले वो ब्रीफली देख लेते हैं। आप सबको पता है कि इडुक्की इन मन्नार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हाल फिलहाल में एक मेजर लैंडस्लाइड आया था जिसमें 50 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई।
और इस आर्टिकल को अबाउट दिस लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड का क्या मैकेनिज्म होता है सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 11 अगस्त 2020। तो आज के इस आर्टिकल में हम समझेंगे अबाउट क्लाउड बर्स्ट, क्योंकि इस आर्टिकल में बोला गया है कि वो जो लैंडस्लाइड आया था इडुक्की में, दैट वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट दैट हैपेंड इन इडुक्की। तो लैंडस्लाइड क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, अब मैं आपको इस आर्टिकल की मदद से समझाऊंगा कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पेपर 2 एज इट इज़। ये सवाल उठ के आ जाएगा हमारे मेंस एग्जाम में। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनास सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन ETC करके दिया हुआ है। तो क्लाउड बर्स्ट डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, लेकिन इस सेगमेंट से क्लाउड बर्स्ट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। लैंडस्लाइड भी डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। इस साल के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा समझते हैं क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। क्लाउड बर्स्ट इज अ वेदर फिनोमेना रिप्रेजेंटिंग हाईली कंसेंट्रेटेड रेनफॉल ओवर ए स्मॉल एरिया लास्टिंग फॉर फ्यू आवर्स। सरल शब्दों में बोले तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे छोटे से एरिया में बहुत तेज बारिश हो जाए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, मतलब कम समय के लिए ही, लेकिन बहुत तेज बारिश हो जाए किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। हिंदी में बोले तो बादल का फटना। ऐसा कुछ बादल फटता नहीं है, लेकिन हेवी बारिश हो जाए किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक स्मॉल एरिया में, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। और क्लाउड बर्स्ट से फिर प्रॉब्लम क्या होती है? इट लीड्स टू फ्लड, लैंडस्लाइड। एकाएक से हेवी बारिश हो जाएगी तो नेचुरली लैंडस्लाइड तो होगा ही, हाउस कोलैप्स and human casualties. These are the problems associated with cloud burst. तो अब जरा समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता कैसे, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो देखो, माउंटेन एरियाज में ज़्यादातर क्लाउड बर्स्ट होता है। और कैसे माउंटेन एरिया में? जहाँ पे स्टीप हिल हो, जहाँ पे स्टीप हिल हो, इस तरह का। जेंटल हिल पे क्लाउड बर्स्ट नहीं होता है, स्टीप हिल पे क्लाउड बर्स्ट होता है। जरा समझते हैं कैसे। देखो, माउंटेन एरियाज में कैसा होता है कि विंड्स धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं along the slope of the mountain, और जब विंड्स ऊपर चढ़ते हैं, when the wind rises along the mountain slope, तो होता क्या है कि धीरे धीरे इस विंड का टेम्परेचर कम होता है। आप सबको पता है कि जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते जाते हैं एट हायर अल्टीट्यूड, टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का, राइट। इसीलिए तो आप हिली एरियाज़ में जाते हैं गर्मी के दिनों में छुट्टियां मनाने के लिए। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। उसके पीछे भी कारण बड़ा बेसिक है। द मेन सोर्स ऑफ हीटिंग ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज द सरफेस ऑफ द लैंड। ये सब आप बेसिक जानते होंगे। यहाँ पे बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है। तो वैसे टाइम में जब ये विंड इस माउंटेन के अलोंग ऊपर जाएगा तो नेचुरली इस विंड का भी टेम्परेचर कम होगा। और जब विंड का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो विंड की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम होने लगती है। ये बात भी आपको पता है कि द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एयर पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो व्हेन विंड टेम्परेचर decreases, its moisture holding capacity also decreases and this leads to heavy rainfall। तो अब जरा देखो, ये स्टीप माउंटेन है और यहाँ से विंड ऐसे ऊपर चढ़ रही है। तो जैसे जैसे विंड ऊपर चढ़ रही है इसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो ये सारा का सारा अपने अंदर का मॉइस्चर इसी एरिया में रिलीज कर देगा, इस एरिया में रिलीज कर देगा। आज इससे होगा क्या? हेवी रेनफॉल हो जाएगा इस छोटे से एरिया में, क्योंकि ये स्टीप माउंटेन है ना, तो छोटा सा एरिया जो फुटहिल्स होगा इस माउंटेन का, वहाँ पे हेवी रेनफॉल हो जाएगी एंड दैट ब्रिंग्स क्लाउड बर्स्ट। सो इस तरीके से फिर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है एंड दैट कॉजेज हेवी डैमेजेस। The next article is taken from economy segment. It is about national infrastructure pipeline project and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view। देखो, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं पहले इस आर्टिकल का। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान बताया कि इंडिया इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट मैसिवली इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। भारत सरकार लगभग 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन कमिंग 5 ईयर्स, और लगभग 7,000 से भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। और इस टोटल प्रोजेक्ट को, जो 100 लाख करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है, इसका नाम दिया गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में फोकस किया जाएगा ऑन एरियाज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, हेल्थ केयर फॉर एवरी
पर्सन, मॉडर्न रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस टर्मिनल्स एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब पे फोकस किया जाएगा अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ और डिटेल में समझते हैं। ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का यह प्रोजेक्ट है। भारत सरकार के हिसाब से इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ 102 लाख करोड़। इतना इन्वेस्ट किया जाएगा आने वाले 5 सालों में। बट ये पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार खर्च नहीं करेगी। दिस विल बी ए PPP मॉडल प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें भारत सरकार कुछ खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ खर्च करेगी और प्राइवेट सेक्टर कुछ खर्च करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी 39%, स्टेट गवर्नमेंट्स खर्च करेगी 39%, जबकि प्राइवेट सेक्टर खर्च करेंगे 22%। ओवरऑल अगर ब्रेकअप देखा जाए कि कौन कौन से सेक्टर में कितना खर्च किया जाना है, तो आपको पता चलेगा कि रोड सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा 19%, जबकि एनर्जी सेक्टर में कंबाइंड तरीके से खर्च किया जाएगा 24%। लेकिन एनर्जी सेक्टर को अलग अलग सेगमेंट में भी डिवाइड किया गया, जैसे एटॉमिक एनर्जी में 1.54%, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में 1.95%। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो प्रीलिम्स एग्जाम में अगर उन्होंने एनर्जी का ब्रेकअप करके दिया है, ओवरऑल देखो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे एनर्जी सेक्टर में, फिर रोड में, फिर अर्बन डेवलपमेंट में, फिर रेलवेज में। लेकिन एनर्जी के भी अपने अपने फिर ब्रेकअप्स हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी इज इन एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आपको अगर मान लो इस तरह का सवाल हो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विल बी डन अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और अगर ऑप्शन इस तरह का दिया है एनर्जी सेक्टर, रेलवे सेक्टर, रोडवेज सेक्टर, देन आंसर इज एनर्जी सेक्टर। लेकिन अगर उन्होंने ऑप्शन इस तरह का दिया है हाइड्रोकार्बन सेक्टर, रोडवेज सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, देन आंसर विल बी roadways. I hope you understand this. Energy combinedly, हाइड्रोकार्बन, एटॉमिक एनर्जी सबको मिला दिया जाए तो एनर्जी combinedly 24%, लेकिन उनके ब्रेकअप्स में वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम क्वेरी सेगमेंट। द क्वेरी वाज कि सर प्लीज़ बताओ कि ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम कैसे करता है। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में कैसा होता है, इट इज़ अ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स ऑफ वेरी प्योर ग्लास। तो इस तरह का एक ग्लास जैसा एक आप समझो कि पाइप होता है। एक सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लास का पाइप होता है इस तरह का। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लंबा ग्लास का पाइप होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइट को सेंड करने के लिए। लाइट के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। सो इट सेंड्स इंफॉर्मेशन कोडेड इन बीम ऑफ लाइट डाउन द ग्लास पाइप। तो इस ग्लास पाइप के अंदर इस तरह से लाइट को सेंड किया जाता है। उस लाइट के अंदर सिग्नल्स होते हैं। जैसे आपको पता है ना कि जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, टेलीफोन या मोबाइल पे बात करते हैं, तो रेडियो वेव्स भेजे आ जाते हैं सिग्नल को भेजने के लिए। जो मैं बोल रहा होता हूँ, जो आप बोल रहे होते हैं फ़ोन पे, वो जो मैकेनिकल वेव है उस मैकेनिकल वेव को कन्वर्ट किया जाता है रेडियो वेव में। फिर वो रेडियो वेव टावर के थ्रू फिर आपके दोस्त के मोबाइल में भेजा जाता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। तो रेडियो वेव के थ्रू हमारा मोबाइल नेटवर्क काम करता है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है ये लाइट वेव के थ्रू काम करेगा। इस लाइट वेव में हम सिग्नल अटैच करके भेजेंगे और उस तरीके से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जा सकता है। और लाइट को इस एंगल में प्रोजेक्ट किया जाता है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि लाइट जा कर के एक दीवार पे टकराए इस पाइप के, इस ग्लास पाइप के, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, फिर दूसरे जगह जाके टकराए, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए। इस तरह से वो टकरा करके रिफ्लेक्ट होते होते एक एंड से दूसरे एंड पे पहुँच जाता है और लॉन्गर डिस्टेंस को भी ये कवर करता है इन ऑर्डर टू कैरी सिग्नल। देखो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस लाइट को इस एंगल पे भेजा जाता है कि वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने इस एंगल पे इस लाइट को भेजा, ये एंगल पे इस लाइट को भेजा, तो ये लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट ना होकर के रिफ्रैक्ट हो जाएगा और इस पाइप, इस ग्लास के अंदर वो घुस जाएगी और फिर वो बाहर निकल आएगी। तो इस एंगल पे अगर हमने भेजा इस सिग्नल को तो वो नहीं पहुंच पाएगा दूसरे एंड पे। तो हमें एंगल को और कम करना होगा और एंगल को मान लो हमने ये किया, ये वाला एंगल पे भेजा, तो ये लाइट पूरी की पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। और एंगल छोटा किया हमने इस एंगल पे भेजा तो इस छोटे एंगल पे फिर से लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इन सब को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो फिर वो लाइट एक एंड से दूसरे एंड पर रिफ्लेक्ट होते होते एक जगह से दूसरे जगह पे लॉन्गर डिस्टेंस तक पहुंच जाती है। ये न्यूज़ में क्यों था करेंटली, ये भी ज़रा देख लेते हैं। देखो हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की है
चेन्नई से अंडमान तक के बीच में अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इनफैक्ट द डे बिफोर यस्टरडे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाले 1000 दिनों में एक इसी तरह का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड को भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो हो सकता है कि आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है या ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कौन से फिनोमेना पे काम करता है। योर ऑप्शंस माइट बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। द राइट आंसर विल बी total internal reflection. Let us see some prelims related factual information that came in the newspaper today. Indian Railway is constructing world's tallest pier bridge in Manipur. The bridge, which is being constructed across river Ijai near Noni, its tallest pier height will be about 141 meter and it will surpass the existing record of 139 meter of Mala Rijeka viaduct in Montenegro in Europe. Second information is the new positive pay mechanism has been introduced by RBI, which makes check payment systems safer and reduce instances of fraud. It is a fraud detection tool adopted by banks to protect consumers against forged, altered or counterfeit checks. De jure of Pondicherry. Look, Pondicherry became independent by the virtue of a referendum on October 18, 1954. But the Treaty of Secession signed between the French and the Indian government was ratified by the French Parliament only on 16th August 1962. So on that day, यानी कि 16th August, यानी कि कल, on that day, de jure day, that means the legal merger of the Union Territory Pondicherry with Indian Union was effected, and that is why this is celebrated as de jure day, 16th August. उस दिन ही 1962 को पौंडीचेरी हमारे देश के साथ फॉर्मल तरीके से उसका विलय हुआ था, मतलब मर्जर हुआ था। The Union Territory of Pondicherry celebrated its 59th anniversary of de jure day yesterday. तो 1962 में इनका मर्जर हुआ था, तो कल 59th anniversary of de jure day मनाया गया है। That's all from our side for today. Thanks for watching.